पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल में है सिंध के हालात की वजह से। मोहसिन का डर है मुराद को, ऐसा है? काफ़ी पीपल्स पार्टी को हम गुंजाइश दे चुके हैं। मेरा ख्याल है कि 18 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है। एक बच्चा जो है जो पैदा हुआ था 2008 में जब इनकी हुकूमत आई थी, वो जवान हो गया, उस वोट का हक उसे मिल चुका है। 18 साल में तो ली कुआन यू ने सिंगापुर की बिल्कुल कायाकल्प कर दी थी। हम इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर एक आइकन, एक हीरो फिल्म इंडस्ट्री का, वो सीएम तमिलनाडु बनता है। वैसे वो अच्छा तो हमें बहुत लग रहा है तमिलनाडु के जो वज़ीर आला हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म की बात करते हैं और जो इंडिया में वेव चली हुई है फाशिज़म की, उसके ख़िलाफ़ एक उनकी आवाज़ है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर पॉपुलिज़म के हक़ में नहीं हूँ और पॉपुलिस्ट सियासतदानों के हक़ में नहीं हूँ। पीटीआई ने मायूस किया। शदीद मायूस किया इसलिए कि उन्होंने हमारे ख्वाब बर्बाद किए। अगर हम पाकिस्तान के सूबों की बात करें और मरियम नवाज़ी की बात करें, कितने नंबर्स देंगे आप? अभी जो 4 सूबों में जो सूरत हाल है, उसमें तो वो ज़ाहिर है वो गनीमत लगती हैं, सबसे बेहतर लगती हैं। हम तो सिंध में रह रहे हैं और भुगत रहे हैं, तो हमसे तो बेहतर ही लगती हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। आज हम कोशिश करते हैं जनाब एक छोटी सी, और अगर आप इसको छोटी कंसिडर करना चाहें तो छोटी सी कोशिश कंसिडर करें। ये एक भरपूर कोशिश है बाय द वे। और कोशिश क्या है हमारी? कराची की सड़कें ऐसी क्यों हैं, आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो होना चाहिए क्या वो हो रहा है, और जो हो रहा है क्या यही होना चाहिए था, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। साथ के साथ जबान कितनी इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है, और इस सब के साथ साथ ये भी कि मूवी से, फिल्म से क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। दूसरे ममालिक, अगर हमारे खिते की बात कर लें, पड़ोस की बात कर लें, वो उससे क्या अचीव कर रहे हैं, और हम अगर पीछे खड़े हैं तो कितना पीछे, और हमारी जो कोशिशें हैं क्या वो कोई कम कोशिश है। तो इस सारे के सारे मामले के ऊपर, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए, इसका पोस्टमार्टम करने के लिए बेहतरीन किस्म का हमने कोशिश की कि हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दें। और क्या सही मेहमान है ये। गुफ्तगू सुनते जाइए और मानते जाइए, कन्विंस होते जाइए। सैयद काशिफ रज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आपका शुक्रिया आपने बुलाया। दानिश्वर हैं आप, जर्नलिस्ट हैं आप, शानदार वॉइस ओवर है आपका, और माना हुआ है, बड़ा ट्रेडिशन की तरफ जाता हुआ, रिवायत की तरफ जाता हुआ, फिर भी ताज़ा हवा का झोंका। जिन लोगों ने देख रखा है जियो न्यूज़ के ऊपर, सुन रखे हैं उनके बुलेटिन्स, तो आपका वॉइस ओवर तो अलग ही होता है। तो ये बताइए, ये दिल के नेहा खानों में शोर कैसा है? आजकल क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं दीगर मौज़ूआत से पहले ये जानना चाहती हूँ। बस मुताला तो होता रहता है। जैसे आजकल वो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड उसका तर्जुमा है, वो उसके बारे में मैं कहता हूँ कि उसको कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। जैसे फ़िल्म शोले है या मुग़ल आज़म है, उसको कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, कई बार की देखी हुई है उसके बावजूद। इसी तरह ये नावल का तर्जुमा है, तो इसका मैंने दोबारा दरमियान से शुरू किया है, छठे सातवें बाब से। उससे पहले मैं उसकी नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रहा था 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की, और बाकी कुछ जो आजकल के पॉलिटिकल मौज़ूआत चल रहे हैं, जैसे इसराइल से मुतल्लिक या ईरान अमेरिका जंग है, उसके मुतल्लिक कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ बहुत ज़बरदस्त सामने आने वाला है। वो आपने एक तर्जुमा किया था एक बड़ी मायानाज़ किताब का, तो उसके अंग्रेज़ी से उर्दू में आते-आते हमने सुना किताब कहीं गायब हो गई। आप हमारे देखने वालों को वो किस्सा सुनाइए ज़रा। नहीं, वो मोहम्मद हनीफ़ का जो नावल था अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, वो ज़िया-उल हक़ के बारे में था। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मेरा ये ख़्याल था कि ये नावल उर्दू में होना चाहिए, और बल्कि कुछ लोग पूछते हैं कि इसका तर्जुमा क्या मुश्किल था, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने तो इसको पढ़ा ही उर्दू में था एक किस्म का, क्योंकि और मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में भी थे, तो मैं उस माहौल से भी वाकिफ़ था। तो उसका तर्जुमा मैंने सोचा कि उसका तर्जुमा करना चाहिए, और वो हो गया। लेकिन उसके बाद उस पर पाबंदी लग गई और वो उठा लिया गया। बस ये उसका किस्सा हुआ। शायद वो, मेरा ख़्याल है, उर्दू में ज़्यादा लोगों को समझ में आ गया, या उसका ख़दशा था कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा उर्दू में। आपने रीच बढ़ा दी। हाँ, उससे पहले वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। नहीं, रीच तो उसकी काफ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन जो हमारा वो तबका है जो उर्दू पढ़ता है, जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ता, अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ उर्दू ही सकता, की बात की मैंने। तो वो शायद
उसके पढ़ने से लोगों को ख़दशा भी ज़्यादा था। जैसे हमारे जो ज़्यादातर तरक्की पसंद लिखने वाले हैं वो अंग्रेज़ी में लिखते थे। तो उसके बाद जो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ। जैसे हम सब एक वेबसाइट है उसने, और कुछ हमारे पढ़े लिखे लोगों ने उर्दू में लिखना शुरू किया। उसकी वजह से काफ़ी ये जो जो नैरेटिव था, जो अल्टरनेटिव नैरेटिव था, मुतवाज़ी नैरेटिव, वो उर्दू दुनिया के भी सामने आया। काफ़ी लोग उर्दू में लिखने लगे। तो ये नावल भी उसी सिलसिले में था कि वो उन तक पहुंचा, उन लोगों के तक पहुंचा। क्योंकि डॉन में तो बहुत से लोग बहुत इनकलाबी कॉलम लिखते रहते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग कॉलम लिखते रहते हैं, लेकिन वो आवाम तक पहुंच नहीं पाते। बहुत अच्छा अखबार है डॉन, और बहुत अच्छे उसके कॉलम निगार हैं, बहुत अच्छे वहाँ राइटअप्स छपते हैं, मगर और उर्दू अखबारों में ऐसी चीज़ें नहीं छपती। तो ये ज़रूरत थी कि उर्दू वालों तक ऐसी चीज़ें पहुँचें। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए आपने किया। ये देखिए क्या अजब पहलू है, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालिए। अंग्रेज़ी में एक ऐसी चीज़ लिख दी जाती है कि जो एक अच्छी लैंग्वेज के साथ में किसी बड़ी बारीकी के ऊपर, किसी फैक्ट के ऊपर, सच्चाई के ऊपर मबनी है। और आज के दौर में जब गूगल ट्रांसलेट कर देता है, जब एआई मौजूद है, हम दवाएँ और किसी भी डाइट प्लान को चैट जीपीटी के ऊपर लिखते हैं और मुझे ये फ़ील हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए लिख देते हैं। हम अच्छी-अच्छी खबरें और अच्छे-अच्छे नॉवेल्स और इस तरह का मटेरियल इसको ट्रांसलेट नहीं करते अपनी लैंग्वेज में और इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अदब की प्यास, इल्म की प्यास कम पड़ती जा रही है। नहीं, मेरा तो ख़्याल है कि जैसे यहाँ कुतुब मेले होते हैं, उनमें बड़ा रश होता है, जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ लोग बहुत आते हैं, तो मेरा ख़्याल है तादाद तो बढ़ी है। और दूसरा ये कि जो लोग ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में अब उर्दू नहीं पढ़ी जा रही। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो हमारा गरीब तबका ऊपर आ रहा है, तो वो सबसे पहले या तो रीजनल लैंग्वेजेस, जिनको मैं नेशनल लैंग्वेजेस कहता हूँ, उनकी चीज़ें पढ़ रहा है, ये आप बहुत अच्छा कहते हैं। और या फिर उर्दू पढ़ रहे हैं। अब ये देखें कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी जा रही हैं, सिंध में बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। मेरा ख़्याल है कराची में रुझान थोड़ा कम है, जिस हिसाब से यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से कम है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो किताब मेरा ख़्याल है ज़्यादा बिक रही है, और पब्लिशर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। आज से 10-15 साल पहले ये सूरत हाल नहीं थी। मेरा तो ख़ैर पॉजिटिव है सूरत हाल। कितनी अच्छी बात आपने की। अच्छा थोड़ा-सा ना ये देखने वालों को हमारे समझाएँ, रीजनल लैंग्वेज नहीं कहते, आप उसको नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। मुख्तसरन हमें ये समझाइए। ये हमारी जो ज़बानें हैं उर्दू के अलावा, उर्दू तो हमारी राब्ते की ज़बान है, जिसको हम कौमी ज़बान कहते हैं, ये दरअसल राब्ते की ज़बान है। और जो बाकी हमारी ज़बानें हैं उनमें से कोई भी छोटी ज़बान नहीं है। उसका 4-4, 5-500 साल की उसकी तारीख़ है, सिंधी की, पंजाबी की, पश्तो की, बलोची की। और पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि 5 या 6 इकाइयों का एक मुल्क है, एक फ़ेडरेशन है। फ़ेडरेशन का तसव्वुर ये है कि फ़ेडरेशन में इसीलिए सेनेट बनाई गई कि जो सारे हमारी इसकी इकाइयाँ हैं वो बराबर की हैं। आबादी चाहे एक सूबे की ज़्यादा है, लेकिन उन इकाइयों को बराबर की नुमाइंदगी हासिल है, और उनका फ़ैसला साजी में उनका बराबर का हक़ होना चाहिए। और उनकी ज़बानें जो हैं वो हमारी नेशनल लैंग्वेजेज़ हैं। जैसे इंडिया में 26 ज़बानें हैं, उनकी कौमी ज़बानें हैं, तकरीबन 26 हैं या 20-22 हैं, 26 हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी इन ज़बानों को इनका हक़ मिलना चाहिए, क्योंकि फ़ेडरेशन का मतलब और मकसद और मानी ही ये है कि सारे जो इकाइयाँ हैं उनको बराबर की हैसियत दी जाए, और अब जब उनको बराबर की हैसियत दी जाएगी तो उनकी ज़बानों को भी बराबर की हैसियत मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही अच्छी ओपिनियन है। ये फ़रमाइए कि घर से निकलना और फिर उसके बाद में कराची की शाहराहों को, सड़कों को देखते हुए जाना, इंसान अपना हाल देखता है, सड़कों का हाल देखता है। कैसा फ़ील होता है ये टूट-फूट देखकर? नहीं, इसमें काफ़ी पीपल्स पार्टी को हम गुंजाइश दे चुके हैं। मेरा ख़्याल है कि 18 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है। एक बच्चा जो है, जो पैदा हुआ था 2008 में, जब इनकी हुकूमत आई थी, वो जवान हो गया और उस वोट का हक़ उसे मिल चुका है। 18 साल की उम्र में पाकिस्तान का वोटिंग राइट है, मैरिजेबल एज है उसकी। 18 साल में तो ली कुआन यू ने सिंगापुर की बिल्कुल काया-कल्प कर दी थी। अब कोई बहाना ऐसा नहीं है। मैं अमूमन मुझे समझा जाता है, और मैं हूँ भी पीपल्स पार्टी से, मुझे हमदर्दी है। और मेरे दिल में अगर किसी पार्टी की
इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है दूसरी पार्टियों से ज़्यादा, तो वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ मेरे ज़हन में नहीं आता कि जो इनको दिया जाए कि कराची की हालत क्यों ख़राब है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाज़ेह है कि ये करप्शन का नतीजा है, क्योंकि जो सड़क बनाई जाती है वो अगले साल फिर टूट जाती है। सीवरेज का मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा, सीवरेज उसमें से उबलता है, बनी हुई सड़क में से बनी हुई सड़क दोबारा तबाह हो जाती है। क्योंकि ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट नहीं कर रहे। एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट नहीं कर रहे, सबसे पहले कराची में एक सीवरेज का निज़ाम बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर सड़कें बनानी पड़ेंगी। अब ये सीवरेज का जो काम कर रहे हैं वो लेपा पोती कर रहे हैं, छोटा सा एक गटर बना दिया वो, और वो गटर भी इनका फ़न तामीर ऐसा है कि सड़क से ऊपर उठा हुआ होता है। कोई रात को जाए गाड़ी में, और हमें तो खैर कराची की सड़कों के हर खड्डा याद है, तो अंधेरे में या बारिश में भी मुझे पता होता है कि यहाँ खड्डा आने वाला है, तो मैं गाड़ी जो है ना वो अपनी टांगें फैला के चली जाती है वहाँ से। लेकिन जो अजनबी है वो तो जाके सीधा वहाँ से टकराएगा या खड्डे में गिर जाएगा। नहीं, उसके लिए तो हमने सोचा ही नहीं ना। नहीं सोचा। आप जब तक सिंध की हुदूद क्रॉस नहीं कर लेते, मेहमान नवाजी नजर नहीं आती। तो आप यकीन कीजिए, उन्होंने तो मोटरवे का वो पैच भी नहीं बनवाया, वो भी वफाक करेगा। अब ये जो सड़कें हैं ना, ये हर साल क्यों बनानी पड़ रही हैं? इसका इसलिए कि मसलन एक सड़क है, उस पर 1 अरब रुपए की लागत आनी है, उसका 1 अरब का बजट मंजूर हुआ है। तो सारे जो हमारे सहाफ़ी हैं उनको ये मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है कि ठेकेदार को पैसे मिलते हैं उसमें से 30 या 40 करोड़। 1 अरब उसका बजट अप्रूव होता है, 30-40 करोड़ उसका ठेकेदार को मिलता है। उसमें वो जैसी तैसी सड़क बनाता है और वो बन जाती है, जो ज़ाहिर ख़राब बनती है। अच्छा, 1 साल में उसको सड़क को बनना होता है, वो पूरी नहीं बनती। अगले साल नेक्स्ट बजट में उसके लिए और पैसे रखे जाते हैं, मसलन 1 अरब और उसमें डाल देते हैं, उसमें से भी ठेकेदार को 30 करोड़ मिलते हैं। तो इसलिए कराची में नए मंसूबे शुरू तो बेतहाशा हो रहे हैं, क्योंकि नए मंसूबा है तो नया उसके लिए पैसे आएंगे, एलोकेट होंगे, लेकिन वो खोद खोद के उसको छोड़ी जा रहे हैं, और वो वहीं जाएंगे जहां तक जाते रहे। अब होना तो ये चाहिए, यहाँ तो होना तो ये चाहिए कि एक मंसूबा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दूसरा शुरू हुए। अब पूरा कराची जो है वो खुदा पड़ा है और मंसूबा कोई भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा, और ये और बदतरीन सूरत हाल है, और इसमें कोई इनके पास एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि 18 साल इनकी हुकूमत को हो गए। आपका एनालिसिस क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल में सिंध के हालात की वजह से? नहीं, सुना है मोहसिन का डर है मुराद को, ऐसा है? नहीं, मुश्किल मसला ही सिंध में ये है कि इनको कोई मुश्किल नहीं है, इनके सामने कोई अपोजिशन नहीं है। सिंध में जो देही सिंध था उसमें हम देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उम्मीदवार खड़े होते थे, उन सबको जो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है उन्होंने उनको रोप इन कर लिया है, यानी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। किसी को सेनेट का टिकट दिया, किसी को सूबाई असम्बली का टिकट दिया, बिल्कुल वहाँ से मुक्त हो चुके हैं। कराची में आपको देख रहे हैं कि कराची में कोई नई कुव्वत नहीं उभरी MQM के बाद। और दूसरा, यहाँ से जो लोग जीते हैं उनको ख़ुद भी पता है कि वो 6-7वें नंबर पर आए थे, तो वो उनको भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है कराची की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। हम इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर एक आइकन, एक हीरो फिल्म इंडस्ट्री का, वो CM तमिलनाडु बनता है, फिर वो अपने मंशूर पे काम भी कर लेता है और वो फिल्म इंडस्ट्री से आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, मैं मरियम नवाज का जिक्र कर लेती हूँ सीधा। मरियम नवाज एक पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं और इतना सारा एक्सपीरियंस लेके एक बड़ी टीम के साथ में वो मंशूर कहाँ चला जाता है, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर। ये बिल्कुल नए वारिद होते हैं, काम भी संभालते हैं, एरोगेंस की कोई वीडियोस भी नहीं है उनकी, और वो इस तरह से अपना जर्नी दिखा रहे हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस हैं उनके पास में, और हमारे पास थोड़ा सा कंपैरिजन करें दोनों का, बनता है। वैसे वो अच्छा तो हमें बहुत लग रहा है तमिलनाडु के जो वज़ीर आला हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और जो इंडिया में वेव चली हुई है फाशिज़म की, उसके ख़िलाफ़ एक उनकी आवाज़ है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर पॉपुलिज़म के हक़ में नहीं हूँ और पॉपुलिस्ट सियासतदानों के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि वो वादे तो आवाम से बहुत कर लेते हैं लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते। इन्होंने बिजली सस्ती की, तमिलनाडु के जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, लेकिन ऐसे जो इक़दामात होते हैं, ऐसे जो न्यूयॉर्क के भी मेयर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो जो रेंट है वो सस्ता कर देंगे, और वो जो गरीब लोग सफ़र करते हैं गाड़ियों में उसको सस्ता कर देंगे, मगर वो काफ़ी मुश्किल उनको पेश आ रही है। तो ये जो पॉपुलिस्ट इक़दामात होते हैं ये सस्टेनेबल नहीं होते। अभी तो वो आए हैं, तो अभी लगता नहीं है कि वो
ये जो पॉपुलिस्ट इक़दाम करेंगे कि ये सब बाँट दिया, ये बिजली सस्ती कर जो वादा दी, किया था पूरा कर दिया, तो अभी तो उनका इम्तिहान है। और इंडिया में तो कंटिन्यूस डेमोक्रेसी है, तो जैसी भी हुकूमत कोई जिसकी हो, तो इनकम्बेंसी फैक्टर ऐसा होता है कि अगली दफ़ा उसको काफ़ी इम्कान होता है कि हार जाए। इस वजह से वहाँ एक सस्ता तरीका मोदी साहब ने ढूंढा है कि जो हिंदुत्व का मंजन है उसको बेचा जाए। तो ये सस्टेनेबल नहीं होती, जो पॉपुलिस्ट सियासत होती है ये सस्टेनेबल नहीं होती। आई विश कि वो कामयाब हों। अच्छा, मुझे बताएं, अगर हम पाकिस्तान के सूबों की बात करें और मरियम नवाज़ी की बात करें, कितने नंबर्स देंगे आप? टॉपर है? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। अभी जो 4 सूबों में जो सूरत हाल है उसमें तो वो ज़ाहिर है वो गनीमत लगती हैं, सबसे बेहतर लगती हैं। हम तो सिंध में रह रहे हैं और भुगत रहे हैं, तो हमसे तो बेहतर ही लगती हैं वो। और मेरा ख़्याल है कि उसमें कुछ जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, जैसे उसमें भी कॉस्मेटिक इक़दामात उनके काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं कि ऐसी चीज़ें जो नज़र आएँ, जैसे पुल हैं वो नज़र आएँ, जबकि जो गरीब तबका है उसको ऊपर लाने का एक मॉडल है, जैसे चाइना का मॉडल है कि उसमें एवरेज इनकम जो है वो उन्होंने दिखाई कि 20 सालों में करोड़ों लोग, 50-60 करोड़ लोग जो है ना वो उससे ऊपर आए, गुर्बत की लकीर से ऊपर आए। ये सस्टेनेबल है। ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ का मॉडल है ना, ये मुझे पंजाब में नज़र नहीं आ रहा। सस्टेनेबल ग्रोथ के मॉडल में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक तालीम और उनका जो रोज़गार जो है। और तालीम की वजह से जो एजुकेशन बेस्ड रोज़गार है ना, उससे सस्टेन करता हुआ जाता है। ये जो कॉस्मेटिक इक़दाम हैं, पुल बना दिया, वो ज़ाहिर है उसकी भी ज़रूरत है, तो वो लॉन्ग टर्म उनका इफ़ेक्ट मेरा ख़्याल है नहीं होगा। दूसरा ये कि लाहौर पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आता है, जो पंजाब के जो बाकी इलाके हैं उसमें नहीं इतना फोकस नज़र आता। और तो ये कुछ हैं, मगर वो ओन करते हैं, पंजाब को ओन करते हैं, उससे ज़्यादा लाहौर को ओन करते हैं, और ये चीज़ वहाँ नज़र आती है। वहाँ मुझे थैली कोई ये पॉलीथीन बैग है मुझे नज़र नहीं आए। वहाँ की नहर के साथ मैं टैक्सी में जा रहा था और उस नहर के देख के सोच रहा था कि ये नहर अगर कराची में होती, ये नाला होती, तो पॉलीथीन बैग से भर चुकी होती। और जो हुकूमत पॉलीथीन बैग पे पाबंदी इन्होंने 2-3 दफ़ा लगाई सिंध गवर्नमेंट ने, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, और इन्होंने क्या करना है। तो वहाँ ये नज़र नहीं आता। वहाँ मुझे नज़र आया कि जो कूड़े के ड्रम हैं वो 3 किस्म के रखे हुए हैं कि इसमें फलां वाला कचरा इसमें डालें, जो कि ज़रूरी होता हाँ, है। जो यूरोप में नज़र आता है। और वहाँ की वो जो उनकी रेड लाइन है वो तो मुझे पेरिस से भी अच्छी नज़र आई। मतलब पेरिस में गंद था, वहाँ पेरिस को जैसा आप समझते हैं मैंने तो देखा हुआ है, वहाँ तो काफ़ी कचरा है। काशिफ भाई, पेरिस का नाम जब जब किसी ने पाकिस्तान के किसी शहर के साथ में लिया, उसके बाद फिर बहुत लोग बहुत आड़े हाथों लेते हैं। आपने ये एग्जाम्पल आपने ऐसा कोट कर दिया है, इसमें कुछ हो भी सकता है। नहीं, ये दुरुस्त है कि जो है। लाहौर की जो वो है रेड लाइन है, कौन सी लाइन है पता नहीं कौन सी है, वो जो भी ऊपर से चलती है वो पेरिस से बेहतर है। ठीक है। और किसी को इसमें शक है तो पेरिस में जाके देख ले, लाहौर जाके ना देखे, लाहौर में भी देखे, वहाँ भी देखे, वहाँ भी देखे। हाँ, बल्कि मैं उस दिन एक दफ़ा मैंने पोस्ट की, मैं उसमें बैठा हुआ था और मुझे गुस्सा आ रहा था कि लाहौर के जो शहरी हैं उनको इतनी सहूलत मिली हुई है, फिर भी वो अकड़े फिरते हैं। वो मतलब जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, और वो एक ऐसी जमात के भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं जिन्होंने मतलब टके का काम वहाँ नहीं किया। यानी नाशुक्रे होने की हद है। मैंने पोस्ट लिखी कि कराची में अगर ऐसा कोई कोई बना के दे तो कराची वाले तो हाथ पैर चूमे उसके। एक बना दे 50 साल चले। हाँ नहीं, हाँ, कराची वाले तो हाथ चूमे उसके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई ने मायूस किया और गुस्सा भी दिलाया। नहीं, शदीद मायूस किया, इसलिए कि उन्होंने हमारे ख्वाब बर्बाद किए। और उन्होंने जो काम करना था ना, हर सियासतदान को ये करना चाहिए कि एक जमात से हुकूमत उसने ली है तो उससे बेहतर परफॉर्म करके दिखाए एटलीस्ट। और बजाय इसके कि उसको जेलों में बंद करे, उसके एसी उतारने के ऊपर तवज्जो हो, और उनको उसका इफ्तिखार और उसका फ़ख्र ये हो कि मैं उनको रुलाऊंगा। तो ये जो एनिमोसिटी की, वेंडेटा की पॉलिटिक्स है, तो ये फिर अच्छी नहीं रहती। इससे हम निकले थे 2008 में जो मिसाक जमहूरियत हुआ था बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ का। उन्होंने 20 साल की सियासत के बाद रियलाइजेशन उनको हुई थी कि इस सियासत से निकलना है ताकि सियासतदान अपने मामलात आपस में तय करें। उस जो मिसाक जमहूरियत थी उसको इन्होंने
बारी लेने का मुआहदा करार दे दिया कि इन्होंने बारियां लेने का मुआहदा किया हुआ है और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये रियलाइजेशन उनकी अपनी पार्टी में खुद मौजूद है, पीटीआई में, सिवाय इमरान खान के उनका मुझे नहीं पता। उनकी पार्टी में ये रियलाइजेशन मौजूद है कि एक सियासतदानों के दरमियान मिसाके जमहूरियत होना चाहिए, रूल्स ऑफ द गेम तय होने चाहिए ताकि दूसरे लोग आके उनके इक़्तिदार में हिस्सा ना लें। अच्छा ये फरमाइए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा किताबें पढ़ती थी और सिर्फ ऐसे ही नहीं, नुमाइशी कि मैं किताब लेकर जा रही हूँ, उनके हाथों में भी लोगों ने बुक्स देखी, उनको पढ़ते हुए भी देखा और उनकी गुफ्तगू से भी ये आया था। ये जो आपको इस वक्त मैदान में जितने बड़े बड़े सियासत के नाम दिखाई देते हैं, आपको लगता है ये भी कुछ किताबों के आसपास रहने वाले हैं, उनकी गुफ्तगू से आपको लगता है? मेरा ख्याल है मरकज़ी सतह पर तो कोई भी नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान ने इन सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी, क्योंकि कम अज़ कम वो जब कोई शेर पढ़ते हैं तो वो बेवज़न नहीं पढ़ते, इतना है। और वो कौमी असम्बली में एक आध दफ़ा तस्हीह भी कर चुके हैं कि ये नहीं था। कि ये अब मैं मतलब इस कदर यहाँ कहत की सूरत हाल है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ कर रहा हूँ कि वो इनसे ज़्यादा पढ़ते होंगे। और ज़बान और अदब, जी, तलफ़्फ़ुज़, हाँ, वो उनका दुरुस्त है बिल्कुल। वो उनका दुरुस्त है। तो ये शहबाज़ शरीफ साहब का? शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है ज़बानें सीखने की उनमें बड़ी दिलचस्पी है और ही इज़ वेरी स्मार्ट। वो काफ़ी उन्होंने जो हुकूमत संभाली हुई है तो बहुत बेहतर वो काम कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अभी एक बात सामने आई कि हमारा जो अशराफिया है, तो एक अम्मार अली जान है, हमारे सोशलिस्ट लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों कर रहे थे, वो बता रहे थे कि 2700 अरब रुपया हमारे अशराफिया को सब्सिडी जाती है, यानी सब्सिडी जो गरीब को जानी चाहिए वो अशराफिया सब्सिडाइज्ड हो रही है। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े काफ़ी औकात हबीब जालिब की शायरी वारी पढ़ते हैं और वो इनकलाबी होने का दावा करते हैं। ये अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है इस पर कदगन लगानी चाहिए। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो 197 रुपये पर लीटर इसमें से वो लेवी काटी जा रही है, ये कम हो सकती है अगर अशराफिया की ये सब्सिडी जो है ये कम की जाए। काश 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 उनके दिल में उतर जाए ये बात, ये उनको समझ में आ जाए, उनके देखने का काम हो। अच्छा मुझे ये बताइए, मूवीज बहुत जरूरी हैं और पाकिस्तान में अच्छी मूवीज बन रही हैं, आखिरी या पहली मूवीज इस दौर में आपने कौन सी देखी? अभी तो मैं परसों वो माइकल फिल्म देखी और वो पुरानी यादें ताज़ा हुई जब मैं लड़का था और माइकल जैक्सन के गाने सुनता था और कमरा बंद करके डांस भी थोड़ा कर लिया करता था। तो आखिरी तो वो देखी है। लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं उसमें जो टीवी के स्टार्स हैं ना, छोटी स्क्रीन के स्टार्स, वही काम कर रहे हैं। तो मूवी के लिए ज़रूरी होती है कि कोई लार्जर दैन लाइफ हीरो हो, हीरोइन हो। वो पाकिस्तान को अभी मिल नहीं रहा फ़िलहाल, और टीवी के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें ये है कि जैसे ईरान की फ़िल्में हैं, वो बड़े लो बजट की फ़िल्में होती हैं और बड़े सोशल मौज़ूआत पर होती हैं और वो शानदार फ़िल्में होती हैं। तो पाकिस्तान को मेरा ये ख़्याल है कि एक नीश क्रिएट करना पड़ेगा अपनी मूवीज़ के लिए, एक कि इस तरह की ख़ास तौर पर हमारी फ़िल्में होती हैं। जैसे हमारी फ़िल्म मोर थी और इसी तरह एक जॉयलैंड एक फ़िल्म थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी पाकिस्तान की। इस तरह की फ़िल्में जो हैं वो मेरा नहीं ख़्याल कि उसमें बहुत ज़्यादा बजट आता है और उसमें इस तरह की फ़िल्में पाकिस्तान अपनी तख़सीस बना सकता है कि हम इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं। अब जो फ़िल्में पाकिस्तान में कामयाब हुई हैं, जैसे मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और इस तरह की, उसमें कुछ फ़न एलिमेंट होता है उसमें, और इस तरह की फ़िल्में पैसे पूरे कर रही हैं। मगर ये वाली फ़िल्में जो है ना, ये कोई अलग से आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी फ़िल्म है। ये तकरीबन फार्मूला फ़िल्में हैं जो इंडिया में भी बन रही हैं, जो हर जगह बन रही हैं। मौला जट तो खैर एक रेप्लिका था उसका, उसके बारे में तो, लेकिन हम अपनी तख़सीस एक बना सकते हैं। ये जॉयलैंड जैसी फ़िल्में, मोर जैसी फ़िल्में, कि ये पाकिस्तानी फ़िल्म है। जैसे ईरानी फ़िल्मों का एक नीश है कि ये इस तरह की होती हैं। तो मगर फिर मसला ये है कि जो फ़िल्म जो है ना, एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है और बहरहाल एंटरटेनमेंट की चीज़ है, जहाँ लोग जो है वो कोई फ़लसफ़े का सबक लेने नहीं जाते। सिनेमा बंदा जाता है तो वहाँ जो बंदे जाते हैं थोड़ा एंटरटेन होने जाते हैं। तो सही है, ये पंजाब नहीं जाऊंगी वाली फ़िल्में ये भी सही हैं, लेकिन
जो पाकिस्तान की फ़िल्में याद रखी जाएंगी वो इस तरह वाली फ़िल्में होंगी, लेकिन ये वाली फ़िल्में भी ज़रूरी हैं, एंटरटेनिंग फ़िल्में। है, ज़रूरी है। बहरहाल ये इस सिलसिले में ख़ास तौर पर काम होना चाहिए। ये निस्बतन आसान भी होगा और बेहतरीन भी हो और एक सकेगा। चीज़ और है ये कि आप जो अच्छा कह रहे हैं। हमारे जो सिनेमाज़ हैं ना उनकी तादाद बड़ी कम है। अब पहले ये एम ए जिन्ना रोड पे सिनेमाज़ की कतार होती थी। मैं प्रिंस सिनेमा ख़ास तौर पर है, वहाँ मैं अंग्रेज़ी फ़िल्म बुरा ना देखने मानिए, सन बताइए। हैं, एक कब की बात 90s में है? 90s में मैं अंग्रेज़ी फ़िल्में उसमें लगती थी और बड़ा शानदार सिनेमा था। मैंने बहुत सी अंग्रेज़ी फ़िल्में वहाँ देखी। कैप्री में उर्दू फ़िल्मों का इफ्तिताह होता था और प्रिंस में अंग्रेज़ी फ़िल्में लगती थीं। तो ये दोनों सिनेमास, प्रिंस पे तो इमारत खड़ी हो गई, कैप्री सिनेमा भी गिराया जाने लगा। तो ये जो है ना सिनेमा वो था जिसमें लोग हूट कर सकें, जिसमें सीटी बजा सकें। अब जो सिनेमाज़ है ना उसमें ये हूटिंग का, सीटी बजाने का कल्चर नहीं है। मैंने जिन सिनेमाज़ में फ़िल्में देखी हैं, इवन पिंडी में जहाँ मैं नौजवान हो रहा था, वहाँ लोग जो उसका मोस्ट पॉपुलर गाना होता था ना वो शोर करके दोबारा लगवाते थे अच्छा। कि ये अंजुमन का सॉन्ग जो है दोबारा लगवाओ। ये वाला कल्चर इन सिनेमाज़ में नहीं है और ना हो सकता है। तो मैं तो उन अपनी नौजवानी के उस ज़माने को याद करता हूँ और वो जो सिनेमा था ना जिसमें टिकट की जो होती थी विंडो, वहाँ एक बंदा जो है ना सबके सरों के ऊपर से ऐसे गुज़ारा जाता था टिकट लेने के लिए, और वो ओके। सारे सारे ऐसे नहीं कि उसको गिरा देते थे। हाँ। वो एन्जॉय कर रहे होते थे। वो वहाँ से जाके टिकट पकड़ के 10 टिकट लाता था और थोड़े से इज़ाफ़ी पैसों से बाकी लोगों को देता था। तो ओके। वो एक जुबिलेंट कल्चर था। मेरा ख़्याल है इंडिया में भी वो था और शायद अभी भी हो। उसको मैं मिस करता हूँ। वो इन सिनेमाज़ में ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं इनमें वो आ नहीं सकता, और फिर इसमें वो जो मास कल्चर है वो भी नहीं आ पाएगा कि बड़ा हजूम हो किसी फ़िल्म के ऊपर, वो नहीं आ पाएगा। माइकल जो मैंने फ़िल्म देखी उसमें हमने देखा कि माइकल जैक्सन जब गाने गाता था और जो कॉन्सर्ट्स होते थे कैसा क्या उसमें दीवानगी हजूम होती होता थी। था, कैसी दीवानगी होती थी। अभी भी वहाँ कॉन्सर्ट्स में है, लेडी गागा के कॉन्सर्ट्स में, वो बाकी जो हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं भी लेडी गागा के कॉन्सर्ट में कभी जाऊँ और उसको फ़ील करूँ, उस जो पुल है उसको फ़ील करूँ। मैं आपसे ना पूछने वाली थी। देखिए, कुछ लोग हैं जो वापस नहीं आ सकते। उनका काम और वो दौर शायद वापस नहीं आ सकता। हम शुरू कर लें, वहीद मुराद से शुरू कर लें, माइकल जैक्सन है, मैडोना है और मैडम नूर जहाँ हैं, और दरमियान में आप और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैं भी नाम मिस कर रही हूँ शायद, बहुत सारे। लेकिन ये लोग वापस नहीं आ सकते। कुछ ऐसे लोग आप इस अहद में देखते हैं कि जिनका आपको लगे कि ये कई साल तक हमारी समातों में रहेंगे, हमारी बिल्कुल आदत सी बन चुके होंगे। हम इनका टैलेंट देखेंगे और देखते जाएँगे, इनको प्रेज़ करते जाएँगे। ऐसे कोई कुछ सितारे आपको ऐसे दिखाई देते हैं, चाहे वो फ़िल्म में हो, सिंगिंग में हो? नहीं, वो हैं, मौजूद भी हैं, बहुत हुँ, अच्छे अदाकार भी हैं। सबा कमर कितनी अच्छी अदाकारा हैं। शानदार। और भी लोग होंगे, मैं ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करता असल में। लेकिन छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन का ये मामला है। उस ज़माने में मैं 80s में जब मैं अखबारात पढ़ता था, बच्चा था, बहुत बचपन से मैं अखबारात पढ़ने लगा हूँ। आप ये ना समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा उम्र है मेरी। सर, मैंने सिर्फ़ एक बार पूछा था आपसे। इसके तो अलावा नहीं नहीं, पूछा। तो 80s में मैं सारा अखबार चाट जाता था और उसमें फ़िल्मी सफ़ा भी होता था और मैगज़ीन भी होते थे। उसमें ये नदीम और वहीद मुराद से पूछा जाता था कि आप टीवी पे क्यों काम नहीं करते? तो ये कहते थे कि हाँ, हम सोच रहे हैं। तो उनको अपने स्टैचर से छोटी ये चीज़ लगती थी। उस ज़माने में 80s बताइए। में तन्हाइयाँ जैसा ड्रामा था। हमारे ये जो शहनाज़ शेख थीं, जो कि मेरा क्रश भी थीं। तो कैसे, और मतलब ये स्टार कितने बड़े-बड़े थे। उनकी मौजूदगी के बावजूद वहीद मुराद और नदीम खुद को ये समझते थे कि बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर वो नहीं आना चाहेंगे। 90s में वो नदीम आए, वहीद मुराद तो पहले फ़ौत हो गए थे। ये जो लार्जर दैन लाइफ इमेज है ना, ये फ़िल्म में बिल्डअप होता है, जो हॉलीवुड में अभी भी है, बॉलीवुड में अभी भी है। है। ये जो है ना, ये मिसिंग है और इसके लिए रीज़न क्या है इसकी? इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब फ़हाद मुस्तफ़ा हैं, वो एआरवाई पे वो शो भी करते हैं, रोज़ नज़र आ रहे होते हैं, उसके बाद फ़िल्म में आकर वो मुक्के भी मार रहे होते हैं और वो इमारतों में से छलांगे भी लगा रहे होते हैं। तो वो आपने लोगों तो को, सारा बर्डन आर्टिस्ट के ऊपर डाल हाँ, दिया। तो ये तो बाकियों का भी काम है। वो ऑडियंस उनको लार्जर दैन लाइफ समझती नहीं। वो उनको जोक समझती है कि ये आदमी जो है एआरवाई पे कारें बेच रहा था, वॉशिंग मशीनें बेच रहा था, अभी ये इमारतों पर से छलांगे लगा रहा है।
तो वो उसको सीरियस ऐसा लेती नहीं है, उनका लार्जर देन लाइफ इमेज बनता नहीं है। अगर कोई ऐसा फनकार हो जो कुर्बानी दे, मेरा ख्याल है जैसे शान है, वो छोटी स्क्रीन में काम नहीं करते, बहुत कम काम करते हैं और मेहनती भी बहुत है, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों की ज़रूरत है। काश भाई, ये तो आपने देखिए एक अच्छी हमें एक थ्योरी बताई, लेकिन मुझे ये बताइए, आप थोड़ा सा याद करें, बाबरा शरीफ भी तो है, फिल्म टीवी दोनों में काम किया, साबुन के इश्तिहार में आई, सेल्स जो थी वो इतनी बढ़ गई, दूसरे साबुन फेल हो गए और वो आज तक ब्रांड है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल शुरू में ये भी तो साबुन के देखिए इश्तिहार ना। में आई थी, और वो जब टीवी पे उन्होंने किया था और नादान अब फिर नादिया। उसके बाद में रीमा को देखिए, हाँ आज हानिया आमिर को देखिए, ये तो फिल्मों में भी काम कर रही है और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा, नहीं, खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड अच्छा काम खवातीन कर है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम्म, लेकिन फिल्म वाला वो जो है ना, वो जो मास अपील होती है, उसके लिए एक लार्जर दैन लाइफ इमेज की ज़रूरत होती है। तो बाबरा शरीफ को जब लॉन्च किया गया था ना पीटी टीवी में, जब उन्होंने ड्रामा किया था नादान नादिया, मुझे नादान मुझे नादिया। पता है कि याद है मुझे कि बड़ा उसका वो एक शोर हुआ था कि बाबरा बिल्कुल। शरीफ जो है वो टीवी पर आ रही हैं, और काफ़ी शोर, ज़ोरों शोर के साथ वो आई थी, और उन्होंने शी हैड मेड हर मार्क वो जब मैगजीन्स आज जब भी वो आई हमारे घर थी में पुराने मौजूद हैं। जब वो आई थी। शौक था हम लोगों को तो किताबें अब ये रखने है का, कि अब ये मैगजीन्स हमारी रखने का। अदाकाराएँ और भी हैं, एक वो छोटे से कद की हैं, बड़ी अच्छी अदाकारा हैं, मोटी-मोटी आँखों वाली, मुझे नाम नहीं याद अच्छा, रहते, चलिए कोई मसला नहीं है। बाद में आपको बता दूँगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि शोले और मुग़ल आज़म कहीं से भी देख डालें, इतनी जानदार मूवीज़ हैं। तो हुँ। ये फरमाइए कि ये जानदार मूवीज़ इस अहद में आपको, शोले के बाद में आपको दिखाई नहीं दी? मैं तो ख़ैर बॉलीवुड में तो अच्छा खासा काम हो रहा है जबकि। हाँ, ये दोनों फ़िल्में मेरी पैदाइश से भी पहले की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर है ये मेरे ज़माने की फ़िल्में नहीं हैं, मेरे तो बहुत पुरानी पैदाइश से भी मूवीज़ हैं। पुरानी फ़िल्में हैं, लेकिन और ज़ाहिर है मैंने बाद में देखी हैं जब मैं बड़ा हुआ। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो बड़ी क्लिक कर जाती हैं, इसी शोले की तरह, शोले की एक नकल एक बनाई थी, धर्मेंद्र की एक फ़िल्म थी, करिश्मा कुदरत का। तो वो हमारे घर में वालिद साहब उसकी वीडियो कैसेट लाए थे, वो भी मैंने कोई 20 दफ़ा देखी होगी, वो भी कहीं से भी मैं शुरू कर लेता था। अच्छा, एक्चुअली शोले मैंने उसके बाद देखी, करिश्मा कुदरत का के बाद देखी। मेरा ख़्याल है करिश्मा कुदरत को भी उसमें शामिल करनी चाहिए। इस तरह की बड़ी बहुत सी मूवीज़ हैं जिनको आप बार-बार देख सकते हैं। तो अब भी हैं, अभी भी ऐसी फ़िल्में हैं, लेकिन अभी जो हमारे बाद की नस्ल है, मेरी बाद की नस्ल है, तो उनके पास इतना वक्त होगा कि वो उन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा देख पाएँ। अब तो मेरी ऐसी एज है कि मैं एक मूवी को एक ही दफ़ा देखूँगा ना। अब मेरे पास आगे 25 साल तो नहीं है, जैसे शोले मैंने 20 साल पहले देखी थी, मुग़ल-ए-आज़म 20 साल पहले बच्चों देखी को थी। देखनी चाहिए, तो अब मैं मूवीज़ एक्सप्लोर मुग़ल-ए-आज़म और करनी शोले जो चाहिए। हैं वो 20 दफ़ा और देख ली। इस सन में अभी जो फ़िल्में आ रही हैं, तो वो मैं एक ही दफ़ा देखूँगा। मेरे बच्चे हो सकता है या अगली नस्ल जो है वो 20 दफ़ा उसे देखे। आपको पता है शोले की जो वो पूरी घाटी है, हुँ। जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था सब, उन्होंने उसको प्रिजर्व किया है, उन्होंने उसके बाउंड्रीज बनाए हैं, वहां आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हुँ। पहाड़ी अब गायब होने लगी है, और क्यों गायब होने लगी है, वहां पर दरख्त उगाए हैं। अच्छा, जी, नहीं वो इस मैंने काबिल एक है छोटी सी वाक़ई। डॉक्यूमेंट्री देखी, मैं हैरान भी हुई हुँ। और मुझे खुशी भी बहुत हुई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शोले से ज्यादा भरपूर मूवी बनी होंगी, बिल्कुल बनी होंगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उस जैसी, उस पेस की चीज देखना और ढूंढना। एनी हाउ, अच्छा मुझे ये बताइए कि लिटरेचर पढ़ना आज की तारीख में भी क्यों जरूरी है, या फिर उसी की कमी है शायद, ये पूरी होनी चाहिए। नहीं, एक चीज़ आज का बच्चा काफका क्यों पढ़े, वो फिलोसफी क्यों पढ़े, ये बताएं। एक चीज़ अगर मैं आपको कहूँ ना एक लफ्ज़ में कि लिटरेचर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो वो एम्पैथी के लिए ज़रूरी है। एम्पैथी आप दूसरे इंसान के लिए, ताकि एम्पैथी आप महसूस कर सकें कि दूसरा इंसान जो है वो ह्यूमन है, उसकी मोहब्बतें हैं, उसके रिश्ते हैं, उसके माँ-बाप हैं, उसके बाल-बच्चे हैं, और वो एक ज़िंदगी में जद्दोजहद कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहता है, उनको बड़ा करना चाहता है, और ये सारी दुनिया में है। जो आज हमें चैलेंज दरपेश है, वो डीह्यूमनाइज़ेशन का चैलेंज है। डीह्यूमनाइज़ेशन का मतलब है कि आप किसी ख़ास कौम के बंदों को इंसान ही ना समझें। ये मसला एक मुल्क के अंदर भी हो सकता है, जो थोड़ी देर मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान में फ़लाँ कौम जो है उसको इंसान ही नहीं समझा जाता, उनका जो दर्द है उसको दर्द ही नहीं समझा जाता। बलोचों का ख़ास तौर पर उनकी ख़वातीन को डीह्यूमनाइज़ किया जाता है। ये मसला जो है ना, ये लिटरेचर से हल हो सकता है। आप एम्पैथी, अब अभी मैंने एक सूडान का नावल पढ़ा, अत-तय्यब सौले का नावल था। सूडान मेरे लिए एक अननोन मुल्क है। वो नावल पढ़ के मुझे पता चला कि वहाँ भी
एक कस्बाती ज़िंदगी के बारे में एक नावल है वो, कि वहाँ लोग रहते हैं, उनकी भी खुशियाँ हैं, उनके भी छोटे-छोटे दुःख हैं, वो भी एक दूसरे से मज़ाक करते हैं। वहाँ एक बंदे की शादी हो रही है और सारे जो है ना उसमें शरीक हैं, कोई मज़ाक उड़ा रहा है, कोई एन्जॉय कर रहा है, कोई कह रहा है कि इसकी किस खूब बड़ी ये खूबसूरत खातून से शादी हो गई। मतलब सूडान जो है मेरे लिए एक ह्यूमन बीइंग्स का मुल्क बनकर सामने आया लिटरेचर के ज़रिए। लिटरेचर मैंने जिस मुल्क का पढ़ा है, वहाँ का जो खित्ता है, वो जो मुल्क है, उस मुल्क के जो लोग हैं, वो मेरे लिए ज़िंदा हो गए, एनलिवन हो गए। इसीलिए मैं किताबें पढ़ के फिर सफ़र पर जाता हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाता हूँ। और ये मशवरा भी देते हैं आप लोगों को? बिल्कुल देता हूँ, उससे ये एम्पैथी उनकी होगी। अभी जैसे पेरिस में गया, वहाँ का जो एक मशहूर गिरजा है, वो जहाँ पर वो हंचबैक ऑफ नोटर डैम फ़िल्म भी बनी थी, नोटर डैम का जो गिरजा, वो मैंने देखा हुआ था। उसके बिल्कुल सामने शेक्सपियर एंड कंपनी किताबों की दुकान है। वहाँ आग लग गई कुछ साल पहले, तो मैंने उसका दुःख खुद महसूस किया। जैसे मेरा इलाका था कोई, उसमें इतना शानदार एक चर्च था, उसको आग लग गई। तो आप अगर दूसरे खित्तों में जाएंगे, उनको मालूम करेंगे, उनको जानेंगे और लिटरेचर के थ्रू जानेंगे और सफ़र के थ्रू, तो फिर आप में उन एम्पैथी क्रिएट होगी। अब हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान और इंडिया का, वो एक था। एक दूसरे को ना जानने की वजह से हमें ये एम्पैथी का फुकदान नज़र आ रहा है। टीवी चैनलों पे एक दूसरे की जो है ना वो पतलूनें उतार रहे होते हैं ये इंडिया वाले। तो ये जो सेंटीमेंट है, ये एक दूसरे को ना जानने की वजह से है। फ़लस्तीनियों को जो है डिह्यूमनाइज़ किया गया है कि ये पता नहीं उनकी जो कत्ल हो जाए बंदे 70,000, इट हैज़ जस्ट बिकम अ नंबर, कि वो इंसान ही नहीं भाई, वो इंसान थे, वो स्कूल जाते थे, उनके दोस्त थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, वो खिलौनों से खेलते होंगे, वो सारे इंसान थे ना। लगेगी तो उन्हें खून बहेगा, उनकी जान उनको जाएगी, वो जख्मी डिह्यूमनाइज़ होंगे। किया गया। ज़ुल्म की जो पहली सतह है ना, वो डिह्यूमनाइज़ेशन है। लिटरेचर हमें एम्पैथी सिखाता है। लिटरेचर के बगैर आप एम्पैथी कैसे आएगी? या तो फ़िल्में देखें आप दूसरे मुल्कों की, तब आप एम्पैथी आपके दिल में दूसरे लोगों के लिए हो सकती है, या लिटरेचर से या सफ़र से। और इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ये तो लाज़मी करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक सोसाइटी बतौर सोसाइटी दिखाई दे। ऐसे जी, जी, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने वक़्त निकाला। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।